1944 के अंतिम भाग में अमेरिका फिलीपींस लौटने ही वाला था। 2 से अधिक वर्षों तक अमेरिका ने जापान द्वारा कब्जा किए गए प्रशांत महासागर के द्वीपों को एक एक करके वापस ले लिया। इससे वे धीरे धीरे फिलीपींस के करीब आ गए। फिलीपींस जापान के लिए अहम था क्योंकि यह उनके जहाजों और आपूर्ति का मुख्य मार्ग था। युद्ध के लिए सामग्री और दक्षिण पूर्व एशिया से तेल यहीं से होकर गुजरता था। अगर अमेरिका ने फिलीपींस को वापस ले लिया तो जापान की सबसे महत्वपूर्ण सप्लाई लाइनों में से एक कट जाएगी। अब असल में क्या हुआ था, चलिए जानते हैं। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की गुजारिश करता हूं। यह कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत मददगार है। चलिए शुरू करते हैं। जब अमेरिकी अधिकारी अगले हमले की जगह पर चर्चा कर रहे थे, तब जनरल डगलस मैकार्थर की इच्छा पहले से स्पष्ट थी। उन्हें भरोसा था कि फिलीपींस लौटने का समय आ गया है। 1942 में जापानी आक्रमण के कारण उन्हें फिलीपींस छोड़ना पड़ा था। जाने से पहले उन्होंने वादा किया था कि वह लौटेंगे और अब वह उसे निभाने वाले थे। उनकी योजना थी कि मिंडानाओ से शुरू कर लेते जाएं। मैकार्थर के लिए लेटे बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि अगर अमेरिका इसे हासिल कर लेता तो उनके लिए फिलीपींस के बाकी हिस्से वापस पाना आसान हो जाता। इसमें मनीला भी शामिल था। योजना बनाते समय अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर जापान की रक्षा नष्ट करने में मदद कर रहे थे। एडमिरल विलियम हाल्से के नेतृत्व में टास्क फोर्स 38 ने अलग अलग जगहों पर बड़े हवाई हमले किए। जापान के सैकड़ों विमान नष्ट कर दिए गए। इस वजह से अमेरिकियों ने देखा कि फिलीपींस के आसपास जापान की रक्षा उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा कमजोर है। अच्छे नतीजों के कारण हॉल्सी ने सुझाव दिया कि लेटे पर हमला करने के लिए दिसंबर तक इंतजार न किया जाए। इसे जल्दी करना बेहतर होगा। अमेरिका के प्रमुख सैन्य नेताओं ने सहमति जताई, लेकिन इस जल्दबाजी की एक कीमत थी। सारी तैयारियां पूरी तरह से पूरी नहीं हो पाईं। लेटे पर हमला करने वाले सैनिकों की रक्षा 7वां बेड़ा करेगी, लेकिन उनके कई युद्धपोत पुराने जहाज थे। इसी के साथ प्रशांत महासागर में तूफान का मौसम भी आ रहा था। मौसम बिगड़ने पर जमीनी हवाई अड्डों का इस्तेमाल मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से मैकार्थर ने जोर दिया कि हेल्सी के विमान वाहक पोत पास ही रहें ताकि वे आसमान से अतिरिक्त समर्थन दे सकें। एडमिरल चेस्टर निमिट्स ने मंजूरी दी, लेकिन हॉल्सी को एक और आदेश दिया। अगर जापानी नौसेना के बड़े हिस्से को नष्ट करने का मौका मिले तो उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो अगर हॉल्से को जापान का मुख्य बेड़ा दिखाई दे तो वो बाकी काम छोड़कर अपनी पूरी ताकत उसे नष्ट करने में लगा सकता है। असल में मैकार्थर को इस आदेश की जानकारी नहीं थी, जो बाद में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। इस बीच जापान भी अमेरिका के संभावित हमले के लिए तैयारी कर रहा था। उन्होंने अपनी योजना को शो 1 या विक्ट्री 1 नाम दिया, लेकिन जापान के कुछ अधिकारी भी इस योजना पर ज्यादा भरोसा नहीं करते थे। युद्ध के इस मोड़ पर जापान ने कई जहाज, हवाई जहाज और अनुभवी पायलट खो दिए थे। उनकी ताकत अब युद्ध के शुरुआती वर्षों की तुलना में बहुत कम हो गई थी। फिर भी उनके पास अभी भी कुछ बहुत ही शक्तिशाली युद्धपोत थे। इनमें यामाटो और मुसाशी शामिल थे, जो इतिहास में बनाए गए सबसे बड़े युद्धपोतों में से थे। उनके पास ऐसे विध्वंसक भी थे जो लंबी दूरी की टॉर्पीडो हमला कर सकते थे। लेकिन इन जहाजों के बावजूद अमेरिका फिर भी ज्यादा ताकतवर था। उनके पास ज्यादा विमान वाहक पोत थे, ज्यादा हवाई जहाज थे, ज्यादा अनुभवी पायलट थे और ज्यादा सप्लाई थी। और जापान के सामने एक और समस्या थी। उनकी नौसेना और थल सेना हमेशा एकमत नहीं रहती थी। वे अक्सर अलग अलग एक दूसरे से कटे हुए योजनाएं बनाते थे, भले ही उनका दुश्मन एक ही था। इसी वजह से उनके अभियानों का समन्वय और भी मुश्किल हो गया। जब जापान यह अध्ययन कर रहा था कि अमेरिका अगला हमला कहां करेगा, वे कई संभावित लक्ष्यों के लिए तैयारी कर रहे थे। इनमें एक फिलीपींस और दूसरा फॉर्मोसा था, जिसे अब ताइवान कहते हैं। ईंधन की कमी के कारण उनकी बड़ी नौसेना आसानी से यात्रा नहीं कर सकती थी। उन्हें कोई कदम उठाने से पहले ये पता करना था कि अमेरिका कहां हमला करेगा। इसका मतलब है कि अगर अमेरिका आक्रमण करता भी है तो जापान की मुख्य नौसेना को वहां पहुंचने में कई दिन लगेंगे। यह जापान के अधिकारी जानते थे। फिर भी वे उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें अमेरिकी जहाजों पर हमला करने का मौका मिलेगा। अक्टूबर तक जापानी कमांडर एडमिरल सुएमो टोयोदा इस बात से आश्वस्त हो गए थे कि लेटे ही लक्ष्य होगा। इसलिए उन्होंने अपने बेड़े को
3 मुख्य बलों में बांट दिया। सबसे शक्तिशाली बल वाइस एडमिरल ताकेओ कुरिता का था। इसमें जापान के युद्धपोत थे, जिनकी योजना सैन बर्नार्डिनो जलडमरू मध्य से होकर लेटे की खाड़ी पर उत्तर से हमला करने की थी। इसी के साथ दक्षिण से एक और बल आएगा और एक अलग जहाजों का समूह उनका समर्थन करेगा। इस बीच जापान के शेष विमानवाहक पोत, जो वाइस एडमिरल जिसाबुरो ओजावा के अधीन थे, की एक अलग जिम्मेदारी थी। उनसे सीधे युद्ध में जीतने की उम्मीद नहीं थी। इन्हें चारे की तरह इस्तेमाल कर अमेरिकी विमानवाहक पोतों को दूर ले जाना था, ताकि जापानी मुख्य बेड़े को निकल जाने का मौका मिले। यह योजना बहुत जटिल थी और इसके सफल होने के लिए सभी सेनाओं की गतिविधियां बिल्कुल मेल खानी चाहिए थीं। समस्या ये थी कि इसी तरह की योजनाएं पहले भी कई बार असफल हो चुकी थीं। इसलिए भले ही जापान के कई अधिकारी आदेश का पालन कर रहे थे, लेकिन बहुत से लोग इस बात को लेकर संदेह में थे कि क्या यह सच में सफल होगा। अब जब अमेरिका का हमला लेते के करीब आ रहा था, जापान का बेड़ा भी हरकत में आना शुरू हो गया था। एडमिरल सुएमो टोयोदा ने शो एक योजना शुरू करने का आदेश दिया, जिसका मकसद अमेरिका के जहाजों को लेते में पूरी ताकत जमा करने से पहले तबाह करना था। जापान को तुरंत समस्या का सामना करना पड़ा। कागजों पर उनके जहाज कुछ ही दिनों में लेते की खाड़ी पहुंच सकते थे, लेकिन असल में ये इतना आसान नहीं था। कुछ जहाजों के ईंधन भरने में देरी हुई और ब्रुनेई में कुछ पनडुब्बियों को ऑपरेशन से पहले तैयार होना था। सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उनके पास अनुभवी पायलटों की कमी थी और कई नए पायलट विमानवाहक पोत पर विमान उतारने में माहिर नहीं थे। इसी वजह से कुछ विमानों को क्रेन की मदद से कैरियर पर लादना पड़ा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका शेड्यूल और भी ज्यादा पीछे होता गया। वाइस एडमिरल ताकेओ कुरिता ने अपनी सेना को अलग अलग समूहों में बांट दिया। उनका प्लान था कि वे लेटे पर अलग अलग दिशाओं से हमला करें। उन्हें लगा इससे अमेरिकन लोग भ्रमित होंगे और उन्हें निकलने का मौका मिलेगा। लेकिन कुरिता के कई अधिकारी इस योजना से सहमत नहीं थे। उनकी असली योजना रात में हमला करने की थी, जिसमें वे ज्यादा निपुण और सहज थे। देरी के कारण अब संभव है कि उन्हें दिन में ही लड़ना पड़ेगा। ये ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अमेरिकी विमानों के लिए उनके जहाजों को देखना आसान हो जाएगा। कुरिता जानते हैं कि स्थिति कठिन है। रवाना होने से पहले उन्होंने सैनिकों का हौसला बढ़ाया और कहा कि युद्ध में कभी-कभी चमत्कार होते हैं। उन्हें लगा यही जापान का मौका है। इसके बाद उनकी बेड़ा फिलीपींस की ओर रवाना हो गया। ईंधन बचाने के लिए वे पलावन पैसेज से होकर गए, लेकिन यह रास्ता खतरनाक था। यह जगह अमेरिकी पनडुब्बियों के गश्त करने के लिए जानी जाती है, और वही हुआ। 23 अक्टूबर को अमेरिका की 2 पनडुब्बियों ने कुरिता के बेड़े का पता लगाया। उन्होंने तुरंत हमला किया। जापान के 2 भारी क्रूजर डूब गए। इनमें से एक कुरिता का फ्लैगशिप था। एक और क्रूजर को भी गंभीर नुकसान हुआ। यह जापान के लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन जब यह सब हो रहा था, उसी समय उन्हें भी एक सफलता मिली। फॉर्मोसा से जापान के बचे हुए विमान ऑपरेशन में मदद के लिए फिलीपींस भेजे गए। उन्होंने ज्यादा हमले नहीं किए, लेकिन एक बम विमानवाहक पोत यूएसएस प्रिंसटन पर आकर लगा। यह जहाज के अंदर घुस गया और हैंगर में फट गया। इसके बाद और भी धमाके हुए। जब दूसरे जहाज आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, तो स्थिति और भी खराब हो गई। फिर प्रिंसटन के टॉर्पीडो स्टोरेज में विस्फोट हो गया। विस्फोट बहुत तेज था। सैकड़ों अमेरिकी नाविक मारे गए या घायल हुए। उस कैरियर को बचाया नहीं जा सका। आखिरकार इसे खुद अमेरिकी सेना ने डुबो दिया, ताकि दुश्मन इसे हासिल न कर सके। उन दिनों ये जापान की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक थी। लेकिन इससे कुल स्थिति नहीं बदली। अमेरिका के पास अब भी ज्यादा जहाज और विमान थे। इस बीच एडमिरल हाल्सी की टास्क फोर्स 38 अलग अलग जगहों पर बिखरी हुई थी। कुछ समूह मुख्य लड़ाई से काफी दूर थे। इस कारण अमेरिका की सेना तुरंत नहीं जुट सकी। जब कुरिता का बेड़ा सिबुयान सागर पहुंचा, तो सिर्फ एक टास्क ग्रुप को इसका तुरंत पता चला, और वही सामने था। भले ही यह अमेरिका का सबसे ताकतवर समूह नहीं था, उन्होंने तुरंत हवाई हमले शुरू कर दिए। उनके मुख्य लक्ष्यों में से एक था विशाल युद्धपोत मुसाशी। यह यामाटो जैसा ही था। यह जापान द्वारा बनाए गए सबसे बड़े और सबसे ताकतवर युद्धपोतों में से एक था। इसके बाद अमेरिका के विमान पहुंचे। उन्होंने मुसाशी पर बमबारी की। इसे कई टॉर्पीडो भी लगे।
धीरे धीरे जहाज में पानी भरने लगा, लेकिन मुसाशी बहुत मजबूत था। हर हमले के साथ ये लगातार लड़ता रहा। इसने अपने कई एंटी एयरक्राफ्ट गन से अमेरिकी विमानों पर गोलियां चलाईं। फिर भी जैसे जैसे समय बीतता गया, नुकसान बढ़ता गया। आखिरकार इसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन अमेरिकी विमान फिर भी नहीं रुके। उन्होंने लगातार इसका पीछा किया और हमला किया। रात होते होते मुसाशी पर 1 दर्जन से अधिक बम और 10 से ज्यादा टॉर्पीडो गिर चुके थे। जहाज अब और सहन नहीं कर सका। ये धीरे धीरे समुद्र में डूब गया। इसके साथ लगभग 1000 चालक दल के सदस्य भी डूब गए। ये जापान के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। चौंकाने वाली बात यह है कि युद्ध के दौरान मुसाशी ने कभी दुश्मन के जहाज पर मुख्य तोपों से गोली नहीं चलाई। मुसाशी के डूबने के बाद कुरीता ने अस्थायी रूप से पीछे हटने का निर्णय लिया। अमेरिकी पायलटों ने इसे देखकर सोचा कि वो पूरी तरह पीछे हट गया है और खतरा टल गया है, लेकिन वे गलत थे। कुछ घंटों बाद कुरीता ने फिर से लेटे की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। अधिकांश अमेरिकियों ने इसे नोटिस नहीं किया। जब सिबुयान सी में लड़ाई चल रही थी, दक्षिण में एक और बड़ी लड़ाई शुरू हो रही थी। एडमिरल शोजी निशिमुरा की सेना सुरिगाओ स्ट्रेट के पास पहुंच रही थी। अमेरिकी विमानों ने उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही खोज लिया, जिससे 7वीं फ्लीट को तैयारी का समय मिल गया। रियर एडमिरल जेसी ओल्डेनडॉर्फ ने अपनी यूनिट्स को तैनात कर घात के लिए बेहतरीन जगह चुनी। ये समुद्र में जाल जैसा था। जापानियों को पास आने दिया और फिर अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स ने हमला किया। उन्होंने टॉर्पीडो दागे। जापान के 2 डिस्ट्रॉयर्स डूब गए। युद्धपोत फुसो को भी निशाना बनाया गया। इसके बाद बड़े जहाजों की गोलाबारी शुरू हो गई। ये इतिहास में आखिरी बार था जब युद्धपोत पारंपरिक लड़ाई में अपनी बड़ी तोपों के साथ आमने सामने हुए। लेकिन जल्दी ही ये साफ हो गया कि किसका पल्ला भारी है। अमेरिका के पास ज्यादा जहाज थे, उनकी स्थिति भी बेहतर थी। इसके बाद जापानी जहाज एक के बाद एक वार झेलते गए। आखिरकार युद्धपोत यामाशिरो भी डूब गया। निशिमुरा की पूरी ताकत लगभग खत्म हो गई थी। शुरुआत में लगा एडमिरल शीमा मदद करेंगे, लेकिन हालात देखकर उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया। वे अपनी बची जहाजों को लगभग खत्म हो चुकी लड़ाई में नहीं झोंकना चाहते थे। इसी दौरान अमेरिका के सामने एक और बड़ी समस्या आने वाली थी। 24 अक्टूबर की दोपहर करीब 4 बजे टास्क फोर्स 38 ने एडमिरल ओजावा के कैरियर जहाजों का पता लगाया और यहीं एडमिरल हाल्सी को पूरे युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक का सामना करना पड़ा। 25 अक्टूबर 1944 को अमेरिका की तरफ से एक बड़ी गलती लगभग एक आपदा का कारण बनने वाली थी। एडमिरल विलियम हाल्सी के पास 2 विकल्प थे। वो सैन बर्नार्डिनो जलडमरू मध्य की निगरानी कर सकते थे ताकि एडमिरल कुरिता के बेड़े को रोकें, या उत्तर में जापान के एयरक्राफ्ट कैरियर का पीछा कर सकते थे। समस्या ये थी कि उन्होंने दूसरा विकल्प चुना और टास्क फोर्स 38 की पूरी ताकत जापान के कैरियर का पीछा करने में लगा दी। हाल्सी के लिए ये जापान की बची हुई कैरियर फोर्स को पूरी तरह से नष्ट करने का मौका था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यही जापान चाहता था। एडमिरल ओजावा के कैरियर केवल एक चारा थे। असली खतरा कुरिता का बेड़ा था, जो लेटे के करीब आ रहा था। संचार अव्यवस्थित होने से 7वीं फ्लीट को तुरंत जानकारी नहीं मिली थी। एडमिरल थॉमस किंकैड को लगा कि हल्सी के जहाज अब भी सैन बर्नार्डिनो जलडमरू मध्य की निगरानी कर रहे हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुरिता पहले ही निकल चुका था और सीधे समर में अमेरिकी जहाजों की ओर बढ़ रहा था। सुबह 6 बजे तक कुरिता के बेड़े ने टैफी 3 को देख लिया। ये एस्कॉर्ट कैरियर का एक छोटा समूह था। ये अमेरिका के डिस्ट्रॉयर और एस्कॉर्ट जहाज थे। इन्हें बड़े युद्धपोतों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि जमीन पर सैनिकों को समर्थन देने के लिए बनाया गया था। जब दोनों पक्षों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों चौंक गए। अमेरिकियों को उम्मीद नहीं थी कि जापान के बड़े जहाज उस इलाके में होंगे। कुरिता को भी उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने इतनी छोटी ताकत होगी। कुछ ही मिनटों बाद गोलाबारी शुरू हो गई। लंबी दूरी से जापान के युद्धपोतों ने अमेरिकी जहाजों से मुकाबला किया। इसमें यामाटो भी शामिल था, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत था। इसके गोले बहुत बड़े थे। अगर ये पानी में लक्ष्य के पास फटें तो भी जहाजों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रियर एडमिरल क्लिफ्टन स्प्रेग, टैफी 3 के कमांडर, तुरंत हरकत में आए।
उन्हें पता था कि वे सीधे मुकाबले में नहीं जीत सकते, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने सभी कैरियर को दूर ले जाने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने आदेश दिया कि जितने भी विमान हैं सबको उड़ाया जाए, भले ही कुछ के पास हथियार कम हों, कुछ के पास गोलियां भी नहीं थीं। जरूरी था कि वे दुश्मन को परेशान करें। अमेरिकी जहाजों ने घना धुआं छोड़ना शुरू किया। क्योंकि मौसम नम था, धुआं देर तक बना रहा। इससे जापानियों को अपने लक्ष्य देखने में मुश्किल हुई। जब अमेरिकी करियर पीछे हट रहे थे, तब अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर ने लगभग एक निराशाजनक कदम उठाया। वे सीधे जापान के बड़े जहाजों की ओर बढ़ गए। ये जैसे एक छोटी नाव दैत्य का पीछा कर रही थी और बचने की संभावना बहुत कम थी। लेकिन वे जानते थे कि उन्हें अपने पीछे के करियर के लिए समय खरीदना है। उन्होंने टॉर्पीडो दागे। इनमें से एक ने एक जापानी क्रूजर को निशाना बनाया और उसे लड़ाई से बाहर कर दिया, लेकिन इसकी कीमत उन्हें भारी नुकसान के रूप में चुकानी पड़ी। इसके बाद जापान के बैटलशिप और क्रूजर ने उन पर गोलियां बरसाईं। अमेरिकी जहाजों में से जो सबसे बहादुरी से लड़ा वो था यूएसएस जॉनस्टोन। ये बार बार हमला करता रहा, भले ही दुश्मन उससे कई गुना बड़ा था। आखिरकार ये भी डूब गया। यूएसएस होवेल का भी यही हाल हुआ जब उसे बहुत सारी गोलियां लगीं। इन सब के दौरान अमेरिका के विमान लगातार हमला करते रहे। कई के पास सही बम या टॉर्पीडो नहीं थे, फिर भी वे जापान के जहाजों को बार बार परेशान करने के लिए आगे बढ़ते रहे। इस वजह से जापानियों को मजबूरन अपनी दिशा बदलनी पड़ी और जहाजों को मोड़ना पड़ा। धीरे धीरे कुछ क्रूजर भी क्षतिग्रस्त हो गए। धीरे धीरे कुछ क्रूजर भी क्षतिग्रस्त हो गए। अफरा तफरी के बीच कुरेता को एक गलतफहमी हो गई। उसे लगा उसके सामने अमेरिका के बड़े फ्लीट कैरियर हैं और भी अमेरिकी सेनाएं आ रही हैं। इसी कारण वो संकोच करने लगा और लड़ाई के साथ भ्रम भी बढ़ता गया। उसके कुछ जहाज और पाल्लियों गायब थे। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ी, वैसे वैसे भ्रम भी बढ़ता गया। उसके कुछ जहाज गायब हुए, कुछ क्रूजर के क्रू मारे गए और वो अब भी स्थिति नहीं समझ पा रहा था। लंबी लड़ाई के बाद उसने एक ऐसा फैसला लिया जिससे बहुत लोग हैरान रह गए। उसने अपनी आर्माडा को पीछे हटने का आदेश दिया। लेटे पर हमला जारी रखने के बजाय वो सैन बर्नार्डिनो जलडमरू मध्य की ओर लौट गया। अमेरिका के लिए यह बहुत बड़ी किस्मत थी। अगर कुरेता ने हमला जारी रखा होता तो वो लेटे में ट्रांसपोर्ट और सप्लाई शिप तक पहुंच सकता था। संभव है अमेरिका के ऑपरेशन को और बड़ा नुकसान होता, लेकिन जापान का मुख्य बेड़ा पीछे हटने के बावजूद खतरा खत्म नहीं हुआ। कुछ ही घंटों के बाद अमेरिका के जहाजों पर एक नए तरह का हमला हुआ। ये कामिकाजे का पहला व्यापक इस्तेमाल था। कामिकाजे शब्द का अर्थ है दिव्य हवा या पवित्र हवा। इस तरीके में पायलट जानबूझकर अपने विमान को दुश्मन के जहाज से टकरा देता था। पहले कुछ पायलट यही करते थे जब लौटने की उम्मीद नहीं होती थी, लेकिन 1944 के अंत तक जापान ने इसे युद्ध की आधिकारिक रणनीति बना लिया। इसका कारण सीधा था, उनके पास अब निपुण पायलट, आधुनिक विमान और पर्याप्त ईंधन की भारी कमी थी। उनके कमांडर जानते थे कि अमेरिका की प्रगति को रोकना अब मुश्किल है, इसीलिए उन्हें लगता था कि लक्ष्य से टकराने वाला विमान सामान्य हमले से ज्यादा नुकसान करेगा। लेते में कामिकाजे का पहला बड़ा अभियान शुरू हुआ और तुरंत नुकसान पहुंचाया, जिसमें यूएसएस सेंटलो भी शामिल था। कामिकाजे की टक्कर से जहाज में विस्फोट हुआ और वो डूब गया। अमेरिकियों को इस नई रणनीति पर हैरानी हुई, जबकि जापान के लिए ये शुरुआत थी। आने वाले महीनों में जैसे जैसे अमेरिकी सेना जापान के और करीब पहुंची, कामिकाजे हमले और भी बढ़ते गए। पहली नजर में कामिकाजे बहुत ही खतरनाक लगते थे, और ये सच भी है। कई अमेरिकी जहाज इस वजह से क्षतिग्रस्त हो गए, कुछ तो डूब भी गए। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, अमेरिका ने सीखा कि इससे कैसे लड़ना है। उनके सबसे महत्वपूर्ण हथियारों में से एक था और भी आधुनिक विमानरोधी प्रणाली। पहले सैनिकों को अंदाजा लगाना पड़ता था कि उनके गोले आसमान में कब फटेंगी, लेकिन बाद में उन्होंने फ्यूज का एक नया प्रकार इस्तेमाल किया। इसमें यह क्षमता थी कि जब कोई हवाई जहाज पास आता तो यह पहचान सकता था। जब लक्ष्य काफी पास आ जाता तो यह अपने आप फट जाता। इसकी वजह से उनके लिए पास आते हवाई जहाजों को मारना और भी आसान हो गया। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण कारण नहीं था। रडार अब भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। रडार की मदद से अमेरिकियों को यह पता चल जाता था
कि कोई हवाई जहाज दूर से ही आ रहा है। जब वे दुश्मन को जल्दी देख लेते थे तो वे तुरंत फाइटर प्लेन भेज सकते थे ताकि उसे रोक सकें। अगर किसी कामिकाजे को लक्ष्य से काफी पहले रोक दिया जाता तो जहाज तक पहुंचने की संभावना कम हो जाती थी। सीधे शब्दों में कहें तो जितनी जल्दी वे दुश्मन को देख लेते थे, हमले के असफल होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती थी। इसी वजह से कामिकाजे की प्रभावशीलता धीरे धीरे कम होती गई। फिर भी कई जहाजों को नुकसान पहुंचा, लेकिन यह युद्ध की दिशा बदलने के लिए पर्याप्त नहीं था। अक्सर तो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान भी नहीं पहुंचता था। अक्सर डिस्ट्रॉयर और छोटे जहाजों को ज्यादा नुकसान होता था, क्योंकि जापान के पायलट सबसे पहले इन्हीं से टकराते थे। इन जहाजों पर रडार होता था जो मुख्य बेड़े को चेतावनी देता था, इसलिए ये पहले निशाना बनते थे। युद्ध के अंत तक जापान के हजारों पायलटों को कामिकाजे मिशनों पर भेजा गया था। जिन जहाजों को उन्होंने तबाह किया उनमें कई में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ, लेकिन वे मित्र देशों की सेनाओं को जापान के करीब आने से नहीं रोक सके। आखिरकार कामिकाजे ने युद्ध के परिणाम को नहीं बदला। इस बीच इतिहासकार आज भी एडमिरल ताकेओ कुरिता के फैसले पर चर्चा करते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं, उन्होंने पीछे हटने का फैसला क्यों किया? वे लेटे खाड़ी में आगे क्यों नहीं बढ़े? कुछ लोग मानते हैं कि वो अमेरिकी जहाजों तक पहुंच सकते थे और उन्हें और अधिक नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन कुछ और भी विचार हैं। उस समय उनके लोग बहुत थक चुके थे। उन्होंने कुछ जहाज खो दिए थे, कई जहाज क्षतिग्रस्त भी हो गए थे। उन्हें अपने आसपास की पूरी स्थिति का भी पता नहीं था। उन्हें लगा कि वे अब भी अमेरिका की बड़ी ताकतों से घिरे हैं और कई विमानवाहक पोत उनका इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास ईंधन भी कम था। लेटे खाड़ी में घुसने पर भी जरूरी लक्ष्य शायद वहां से जा चुका होता, इसलिए उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया। आज तक ये नौसैनिक युद्ध के इतिहास में सबसे ज्यादा विवादित फैसलों में से एक बना हुआ है। कुरिता के पीछे हटते ही उत्तर में एक और लड़ाई शुरू हुई, जहां एडमिरल ओजावा के विमानवाहक पोत इंतजार कर रहे थे। ये वही विमानवाहक पोत हैं जिन्हें हल्सी को लेटे से दूर करने भेजा गया था, और उन्होंने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया। उन्होंने अमेरिकी मुख्य बल को दूर कर दिया, लेकिन इसकी एक कीमत थी। अब वे खुद निशाना बनेंगे। 25 अक्टूबर की सुबह अमेरिका ने ओजावा के बेड़े पर व्यापक हमला शुरू कर दिया। इसके बाद अमेरिकी कैरियर से विमान उड़ान भरने लगे। इस बीच जापान के पास अब बहुत कम विमान बचे थे। वास्तव में उन्होंने बहुत ही कम विमानों को रक्षा के लिए भेजा था। वे अब जापान की पहले जैसी शक्तिशाली विमानवाहक ताकत नहीं रहे। युद्ध के शुरुआती दौर में अमेरिका के मुख्य लक्ष्यों में से एक था जुइकाकू। ये जहाज बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये पर्ल हार्बर पर 1941 में हुए हमले में भाग लेने वाले अंतिम बचे हुए कैरियरों में से एक था। फिर इसे बम और टॉर्पीडो से निशाना बनाया गया। जैसे जैसे पानी अंदर घुसता गया, इसका झुकाव धीरे धीरे बढ़ता गया। जब कप्तान ने देखा कि जहाज के बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उसने अपने लोगों को जहाज छोड़ने का आदेश दिया। कुछ ही देर बाद जुइकाकू डूब गया। इसी के साथ जापान के शेष विमानवाहक पोत भी डूब गए और एक ही दिन में उसकी विमानवाहक पोत सेना लगभग समाप्त हो गई। यह बहुत बड़ा झटका था। उनके पास विमानवाहक पोत तो थे, पर उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए न पर्याप्त विमान थे, न अनुभवी पायलट। फिर भी होल्सी ने जापान का बेड़ा पूरी तरह नष्ट नहीं किया। जब वो उत्तर में व्यस्त थे, कुरिता दूर निकल रहे थे। जब 7वीं फ्लीट ने दक्षिण से मदद मांगी, तब तक जापान की मुख्य सेना का पीछा करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार कुछ जापानी जहाज बचकर निकल गए, लेकिन नतीजा साफ था। जापान की समुद्र में बड़े ऑपरेशन करने की क्षमता धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। लेटे की खाड़ी के बाद जापानी नौसेना फिर कभी युद्ध में प्रमुख शक्ति नहीं बन सकी। केप एंगान्यो की लड़ाई के अंत में इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री लड़ाई धीरे धीरे शांत हो गई। यही थी लेटे की खाड़ी की लड़ाई। आज भी बहुत सारे इतिहासकार बहस करते हैं कि ये लड़ाई ठीक कहाँ शुरू हुई और कहाँ खत्म हुई। ऐसा इसलिए है क्योंकि फिलीपींस के अलग अलग हिस्सों में एक साथ कई लड़ाइयां हुईं। समुद्र में लड़ाई थी, आसमान में लड़ाई थी और लेटे में जमीन पर भी लड़ाई थी। लेकिन एक बात साफ है, जापान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हजारों सैनिक और नाविक मारे गए। उनके कई जहाज भी खो गए, जिनकी भरपाई वे कभी नहीं कर सकते थे।
अमेरिका की तरफ भी भारी नुकसान हुआ। कई जहाज क्षतिग्रस्त हुए, बहुत सारे सैनिक मारे गए और घायल हुए, लेकिन कुल मिलाकर जापान को ज्यादा नुकसान हुआ। पहली नजर में नतीजा बिल्कुल साफ दिखता है, अमेरिका जीत गया। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, एक सवाल बार बार उठता रहा, क्या वे और ज्यादा कुछ कर सकते थे? कई आलोचक एडमिरल विलियम हॉल्सी की ओर इशारा करते हैं। उनके अनुसार वो जापान के जाल में फंस गए। जब वे ओजावा के करियर्स का पीछा कर रहे थे, उसी समय कुरिता का बेड़ा सैन बर्नार्डिनो जलडमरू मध्य से निकल गया। अगर उन्होंने उस जगह की रक्षा के लिए एक बड़ी सेना छोड़ दी होती, तो शायद कुरिता सामर के पास तक नहीं पहुंच पाते। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने जापान के कैरियर्स को नष्ट करने को लेते की खाड़ी की सुरक्षा से ज्यादा महत्व दिया। लेकिन एक और नजरिया भी है। हेल्जी के समर्थकों के अनुसार फैसले का मूल्यांकन तब आसान होता है जब हमें लड़ाई के बाद की घटनाएं पता हों। उस वक्त उनके पास अलग जानकारी थी। उन्हें लगा कि कुरिता का बेड़ा बुरी तरह क्षतिग्रस्त है और अब कोई बड़ा खतरा नहीं है। इस दौरान जापान के विमानवाहक पोत खतरनाक लक्ष्य माने गए और उन्हें दुश्मन के विमानवाहक पोतों को प्राथमिकता देने का आदेश मिला। जब इन्हें देखा गया, तब अमेरिका के सामने एक और समस्या थी। उनकी कमांड संरचना बहुत उलझन भरी थी। ये हमेशा स्पष्ट नहीं होता था कि किसे किससे संपर्क करना चाहिए। कई बार जानकारी पहुंचने में देर हो जाती थी और कई बार कमांडरों की स्थिति को समझने का नजरिया भी अलग-अलग होता था। अमेरिका जीत गया, लेकिन इस लड़ाई ने उनके सिस्टम की कमजोरियां भी दिखा दीं। फिर भी ये अमेरिका के लिए बड़ी जीत थी। कुछ जापानी अधिकारियों ने भी माना कि वे बुरी तरह हार गए, और सच कहे तो उनके कई कमांडर तो शो एक योजना शुरू होने से पहले ही इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि वे सफल होंगे। अमेरिका की बढ़त बहुत ज्यादा थी। उनके पास ज्यादा जहाज थे, ज्यादा हवाई जहाज थे, ज्यादा अनुभवी पायलट थे। उनकी आपूर्ति और नए उपकरण लाने की क्षमता भी कहीं ज्यादा मजबूत थी। भले ही जापान की योजना परफेक्ट होती, फिर भी कई इतिहासकार मानते हैं कि उनकी जीत की संभावना बहुत कम थी। एक और बड़ी समस्या थी, उनका मुख्य उद्देश्य। वे अमेरिका को लेयते पर हमला करने से रोकना चाहते थे, लेकिन जब उनकी आर्माडा पहुंची, तब तक अमेरिका कई सैनिक और सामान उतार चुका था। बहुत देर हो चुकी थी। चाहे वे लेते की खाड़ी में घुस जाएं, जमीन पर हालात बदलना उनके लिए मुश्किल रहेगा। इसी वजह से कई विशेषज्ञ मानते हैं कि युद्ध के उस मोड़ पर जापान के लिए अपने लक्ष्य को हासिल करना लगभग नामुमकिन था। और लेते की खाड़ी के बाद उनकी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। युद्ध पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था, लेकिन जापानी नौसेना की रीढ़ लगभग टूट चुकी थी। उन्होंने कई युद्धपोत, विमानवाहक पोत और सबसे महत्वपूर्ण अपने कुशल सैनिक खो दिए, जिन्हें आसानी से नहीं बदला जा सकता था। इस बिंदु से जापान फिर कभी पहले की तरह कोई बड़ा नौसैनिक अभियान नहीं चला सका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिलीपींस की लड़ाई खत्म हो गई थी। अमेरिका और फिलीपींस के सैनिक धीरे धीरे जापान की सेनाओं के खिलाफ आगे बढ़ रहे थे। जनरल डगलस मैकार्थर के लिए ये उनके वादे को पूरा करने की शुरुआत थी। वो वादा जो उन्होंने 1942 में किया था, आई शैल रिटर्न। लेकिन पूरे फिलीपींस को वापस पाना आसान नहीं होगा। आने वाले महीनों में और भी भारी लड़ाइयां होंगी और भी कई जाने जाएंगी। युद्ध खत्म होने से पहले कई और शहर तबाह होंगे। इस बीच दुनिया के दूसरी ओर यूरोप में नाजी जर्मनी का पतन भी करीब आ रहा था। जैसे जैसे मित्र देशों की सेनाएं बर्लिन के करीब पहुंच रही थीं, वैसे वैसे अमेरिका भी जापान की मुख्य भूमि के करीब पहुंच रहा था। लेटे की खाड़ी की लड़ाई ने द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त नहीं किया, लेकिन इसने एक महत्वपूर्ण सच्चाई दिखा दी। युद्ध के इस मोड़ पर अब यह सवाल नहीं था कि जापान जीतेगा या नहीं। सवाल सिर्फ इतना था कि उनकी लड़ाई पूरी तरह खत्म होने में अब कितना समय लगेगा।